ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका काफ़ी कम है। मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो लिक्विड का है और जो बचा कुचा पोर्शन है वो वेपर का है। तो यहाँ पर लिक्विड का डेंसिटी हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है गैस का डेंसिटी से, तो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम काफ़ी कम होगा गैस के कंपेयर। और ओपन सिस्टम के केस में जो वर्क होता है वो माइनस का VdP होता है। क्लोज सिस्टम में PdV और ओपन सिस्टम में माइनस VdP। तो V तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी काफ़ी, वॉल्यूम काफ़ी कम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यानी जो नेट वर्क आउटपुट हमें मिलेगा वो सिर्फ कंप्रेशन के अक्रॉस मिलेगा, एक्सपेंशन में हमें कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यानी हम 90,000 भी लगाएं और कोई वर्क भी ना मिले तो फालतू है ऐसा चीज़ लगाना। दूसरा चीज़ कि यहाँ लिक्विड और वेपर दोनों ही इंटर कर रहा है मेरा टरबाइन के अंदर। अगर हम टरबाइन यूज़ कर रहे हैं तो मिनी टरबाइन, तो लिक्विड पार्ट क्या करेगा, जब ब्लेड से टकराएगा तो ये ब्लेड्स को तो फाड़ देगा। ये लिक्विड पार्ट अगर ब्लेड को हिट करेगा तो ये तो ब्लेड को कोरोड कर देगा ना। तो ये भी सोचने वाला बात है। तो दो रीज़न है जिसके कारण हम ये 3 से 4 जो प्रोसेस है वो नहीं कर पा रहे हैं टरबाइन के केस में। तो टरबाइन का काम क्या होता है बेसिकली, कोई भी एक्सपेंशन प्रोसेस में होता है क्या, प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज ही कराना है, प्रेशर का लॉस ही कराना है, तो हम एक थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर ये लॉस करा देते हैं। थ्रॉटलिंग डिवाइस थ्रॉटलिंग डिवाइस में ही ये काम करा देते हैं। थ्रॉटलिंग डिवाइस एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि काफ़ी कम है और यही काम वो भी कर रहा है, प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है और काफ़ी सस्ता होता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस जैसे पोरस प्लग होता है, कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, ये सब थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर आते हैं, इनका दाम काफ़ी कम होता है। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस में हम ये प्रोसेस करा देंगे। और थ्रॉटलिंग डिवाइस में कैसा प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मीन्स इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। अब जब इंथैल्पी कांस्टेंट होगा, इंथैल्पी कांस्टेंट रख कर हमें प्रोसेस कराना है, तो मेरा जो प्रोसेस होगा वो, और ये एक चीज़ और, यहाँ पर ये थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर लॉसेस होते हैं, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर। तो ये जो साइकिल बनेगा 3 से 4, ये डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जो बनता है मेरा 4 से 1, 2 से 3, इसको हम कहते हैं आइडियल VC साइकिल। ये फाइनली मेरा आइडियल VC साइकिल होता है और हम इसे आइडियल VC साइकिल नहीं कहेंगे, इसे आइडियल VC साइकिल कहेंगे। तो इसे हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर कि इसका नाम ही है आइडियल VC साइकिल, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगा जिसके कारण हम इसे एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा आइडियल VC साइकिल है। जब भी क्वेश्चन में दिया रहे आइडियल VC साइकिल तो ये साइकिल बनाना है, TS डायग्राम में ये साइकिल बनाना है। अब ये साइकिल में भी दिक्कत है, इसीलिए एक्चुअल VC साइकिल इस तरह का नहीं बनता है। एक्चुअल VC साइकिल जो है इससे अलग होता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि 1 से 2 में जो कंप्रेशन हो रहा है वो वेट कंप्रेशन हो रहा है। अब वेट कंप्रेशन में क्या होता है कि जब भी कंप्रेसर के अंदर लिक्विड पार्ट इंटर करेगा तो वो क्या होगा कि जो कंप्रेसर में जो ल्यूब्रिकेंट्स लगे हुए हैं उन्हें ये क्या करेगा, अपने साथ उड़ा ले जाएगा, वॉश कर देगा ल्यूब्रिकेंट्स को। ल्यूब्रिकेंट्स को वॉश करने के कारण अब सिस्टम में कंप्रेसर के अंदर काफ़ी वियर एंड टीयर होने लगेगा। तो कंप्रेसर के अंदर वियर एंड टीयर होने लगेगा तो कंप्रेसर हो जाएगा बर्बाद। 6 महीने का कंप्रेसर जो हमने 6 महीने के लिए ख़रीदा था वो 4 महीने में ही ख़राब हो जाएगा। तो ये दिक्कत है 1 से 2। दूसरा दिक्कत यहाँ है कि जो 4 से 1 प्रोसेस हो रहा है वो एक पार्शियल फेज चेंज, जो मेरा 4 से 1 जो प्रोसेस है वो पार्शियल फेज चेंज है। तो दुनिया का कोई ऐसा इवापोरेटर, ऐसा डिज़ाइन ही नहीं हुआ है जो पार्शियल फेज चेंज को अलाउ कर सके। तो मेरा जो, और अगर डिज़ाइन हो भी जाता है तो काफ़ी मुश्किल से डिज़ाइन होगा। यहाँ लिखा भी हुआ, डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर इज़ फॉर एरिया एंड डिज़ाइनिंग अ हीट एक्सचेंजर फॉर पार्शियल फेज चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये रीज़न है हमारा
कि ये जो प्रोसेस, ये जो आइडियल वीसी साइकिल है, इसमें वेट कंप्रेशन हम नहीं करा सकते। वेट कंप्रेशन कराने के एक और ड्रॉबैक है कि इनलेट वाल और आउटलेट वाल को चोक कर देगा, तो हम वेट कंप्रेशन नहीं करा सकते। और हम पहले भी कह चुके हैं कि कंप्रेशन हम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर में सिर्फ एयर जाता है, मतलब गैस जा सकता है, पंप में लिक्विड जाता है। तो वेट कंप्रेशन नहीं करा के अगर हम ड्राई कंप्रेशन कराएं तो मेरा काम बनेगा। वेट कंप्रेशन से तो जो ड्रॉबैक है वो पता चल ही गया। और तो ड्राई कंप्रेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक चीज़ और था, जो पार्शियल फेज चेंज था वो पूरा कराना पड़ेगा। तो जो 4 से 1 प्रोसेस यहाँ पर ये हो रहा था, 4 से 1 प्रोसेस मेरा ये हो रहा था, अब इसको पूरे सैचुरेटेड वेपर लाइन तक लाना पड़ेगा, और यहाँ सैचुरेटेड वेपर लाइन से एक्सपेंशन कराना पड़ेगा, कंप्रेशन कराना पड़ेगा। तो अब जो मेरा सिंपल वीसी साइकिल, जो मेरा है एक्चुअल वीसी साइकिल जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, जहाँ पे ये जो 4 से 1' प्रोसेस हुआ करता था, अब ये 4 से 1 प्रोसेस हो जाता है। और फिर हम कंप्रेशन कराते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन कराते हैं। तो ये बनता है मेरा सिंपल वीसी साइकिल, और ये था आइडियल वीसी साइकिल, ये वाला। क्या तो ये है मेरा आइडियल वीसी सिंपल वीसी साइकिल। तो हमें क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा तो आइडियल सिंपल वीसी साइकिल तो हम ऐसा बनाएंगे। और ये जो एक खड़ा हुआ पोर्शन दिख रहा है सुपर हीटेड रीजन में, इसे कहते हैं सुपर हीटेड हॉर्न। तो सिंपल वीसी साइकिल और आइडियल वीसी साइकिल को अगर कंपेयर करें तो वर्क इनपुट जो है सिंपल वीसी साइकिल में ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू आइडियल वीसी साइकिल। और जो दूसरा डिफरेंस है, हीट रिजेक्शन इन ए कंडेंसर ऑफ ए सैचुरेटेड सिंपल वीसी साइकिल इज़ मोर देन आइडियल वीसी साइकिल। जो मेरा आइडियल वीसी साइकिल था उसमें मेरा हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो हो रहा था वो सिर्फ 2 से 3 हो रहा था यहाँ से। यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो 2 से लेके 3 तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये दिक्कत होगा कि अब जो है मेरा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट जो है सिंपल वीसी साइकिल, मतलब मेरा हीट रिजेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा इन सिंपल वीसी साइकिल। हीट रिजेक्शन ज़्यादा होगा तो कंडेंसर जो अभी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा वो और भी ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा पहले के मुकाबले। हाँ, द ओनली डिफरेंस अमॉन्ग द सिंपल वीसी साइकिल एंड आइडियल वीसी साइकिल इज दैट in a simple VC cycle inlet to compressor is a saturated vapor, whereas in ideal VC cycle it is wet refrigerant. That is design of condenser evaporator in terms of area vary in both. कंडेंसर और इवेपोरेटर का एरिया के टर्म्स में जो डिज़ाइन होगा वो दोनों में वेरी करेगा। और जो एकमात्र डिफरेंस है कि वहाँ पे कंप्रेशन हम वेट कंप्रेशन कराते थे, यहाँ पे ड्राई कंप्रेशन कराएंगे, यानी जो इनलेट टू द कंप्रेसर होगा वो सैचुरेटेड वेपर होगा। और आइडियल वीसी साइकिल में वो वेट रेफ्रिजरेंट हुआ करता था, जो कि जिसका मेरा प्रॉब्लम था काफ़ी ज़्यादा कि वो लिब्रिकेंट्स वगैरह को वॉश कर देते। ये तो हमने देख लिया। अब आता है मेरा तो सीओपी। अगर हमें पता है कि जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है वर्क कंज्यूमिंग साइकिल में वो उसे कहते हैं हम लोग COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम COP निकालने का कोशिश करेंगे फॉर ए सिंपल वीसी साइकिल। तो पहला प्रोसेस है मेरा 1 से लेकर 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर लगाएं तो ये होता है H1 + V1²/2000 + GZ1/1000 + DQ + HF + VF² this। अब यहाँ पर क्या क्या जीरो होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को हम नेगलेक्ट कर दिए। काइनेटिक एनर्जी उड़ गया यहाँ से, V1²/2000 VF²/2000 GZ1/1000 GZF/1000, ये सब सारा टर्म जीरो हो गया। अब तो बचता क्या है यहाँ पे, DQ, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो DQ भी ज़ीरो हो गया, तो DW आ जाएगा H1 - H2। अगर हम वर्क इनपुट का बात करें, कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा हमें, तो वो हो जाएगा H2 - H1, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमें वर्क देना है, तो ये हो गया मेरा वर्क इनपुट। दूसरा चीज़ 2 से 3 प्रोसेस में अगर हम देखें तो 2 से 3 प्रोसेस में
हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर के अंदर, तो सिमिलर तरह से स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा करके डी क्यू रिजेक्शन आ जाएगा H2 - H3 किलो जूल पर केजी में आ रहा है। ये सब स्पेसिफिक इंथैल्पी है। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, अब यहाँ पर थ्रॉटलिंग वाल्व में तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो रहा है तो इंथैल्पी कांस्टेंट होगा। अब लास्ट जो मेरा है प्रोसेस 4 से 1, वहाँ पर इवापोरेटर में हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट एडिशन फिर SFE लगाएंगे तो यहाँ से DQ आ जाएगा H1 - H4। तो ये हो गया कहानी खत्म। COP क्या हो जाएगा? COP हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, जो H1 - H4 है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? स्टोरेज स्पेस से हीट लेना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही है कि स्टोरेज स्पेस से कितना हीट लिया है, तो यानी एवोपोरेटर में कितना हीट ऐड हुआ। तो एवोपोरेटर में कितना हीट ऐड हुआ अभी हमने निकाला H1 - H4, और कंप्रेसर में हमने कितना वर्क इनपुट दिया H2 - H1। यहाँ से COP आ जाएगा। और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में हम जानते हैं H3 और H4 बराबर होता है COP। यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है H1 - H3 और H2 - H1। ये ऊपर ये जो फार्मूला है आप आइडियल VC साइकिल के लिए भी लगा सकते हो और सिंपल VC साइकिल सभी के लिए लगा सकते हैं। बस अब आते हैं हम लोग, अगर आइडियल VC साइकिल के लिए लगाएं तो H2 - H1 ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसके कंपेयर में। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी अगर देखें सिंपल VC साइकिल में वर्क इनपुट कंप्रेसर का ज़्यादा होगा। और मेरा ये जो प्रोसेस है 4 से 1 और 4 से 1, इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मेरा इसमें ज़्यादा होगा। तो दोनों ही चीज़ दोनों साइकिल में मेरा ये एप्लीकेबल है। बस अंतर आएगा वर्क इनपुट इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर एक डिवाइस है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा? रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन ए कंप्रेसर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। अब ये क्या चीज़ है? एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम अंतर क्यों है? तो ये देखो, कंप्रेसर भी IC इंजन की तरह ही होता है, एक डिवाइस है। ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जिट वाल्व है, ठीक है। यहाँ पर कहीं होता है मेरा पिस्टन का ये होता है TDC, ये होता है BDC। हम यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं। कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम देने का रीज़न कि अगर यहाँ क्लियरेंस नहीं देंगे तो ये सिलेंडर के वॉल्स को धड़ धड़ मारेगा, जिससे सिलेंडर बर्बाद हो जाएगा, सिंपल। और ये होता है TDC से BDC कवर करता है, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम VS। और एक्चुअली में जो स्वेप्ट होता है वो कुछ कम होता है एक्चुअल से। यहाँ पर ये TDC जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअल। अब एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो TDC से थोड़ा देर बाद होता है। थोड़े देर बाद जो होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम स्वेप्ट होता है। मतलब जो सक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ थोड़ी देर बाद होता है। जब वो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से थोड़ा नीचे आएगा तब जा कर के जो मेरा सक्शन प्रोसेस होगा वो चालू होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो रीज़न है वो सिंपल है, पिचकारी से इसे समझते हैं। पिचकारी जब भी कंप्रेशन करता है, मतलब एयर को सक करता है, तो वो तभी कर पाता है जब, ये देखें एक मिनट, ये पिचकारी अगर हम ऐसे बनाएं, ये अगर हम पिचकारी बनाएं तो ये सक्शन जो कर रहा है ऐसे करके, तो ये सक्शन तभी करेगा जब बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो अंदर का प्रेशर इससे कम होगा, तभी जा कर के ये एयर अंदर सक होगा। ये बात काफ़ी क्लियर है कि सक्शन प्रोसेस तभी चालू होगा जब अंदर का प्रेशर कम होगा बाहर के प्रेशर से। तो ये इस पिचकारी के एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं। जब ये प्रोसेस BDC से TDC गया तो ये एग्जॉस्ट हुआ, कंप्रेशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, कंप्रेशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ। तो एग्जॉस्ट होने के कारण जब ये एग्जिट वाल्व खुला तो सारा का सारा गैसेस एक बार में इस जगह से नहीं निकल पाया, कुछ गैसेस बच जाते हैं इस क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर। तो पहले तो ये जो रेसिडुअल गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगे एग्जिट वाल्व से, फिर निकलने के बाद ये TDC से थोड़ा सा नीचे जाएगा, तब जाके प्रेशर का अंदर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ड्रॉप करेगा और तब जाके सक्शन होगा इनलेट वाल्व से। यानी एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा
वो कम होगा स्वेप्ट वॉल्यूम से, और इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। क्यों अलग होता है ये पता चल गया। सक्शन का प्रोसेस तभी चालू हो जब रिसाइडुअल गैसेस कम्प्लीटली बाहर चले जाए। अब एक बार में, चूँकि स्पेस लिमिटेड है, मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं और सबको एक ही जगह से बाहर निकलना है, तो भगदड़ में जाएगा, बाहर निकलना है तो जल्दी बाहर इसी छोटे से वॉल्व से हमें बाहर निकलना है। तो कुछ गैसेस तो बाहर, जो इसके पास हो तो बाहर निकल पाएगा, लेकिन जो इधर वाले जो पोर्शन में जो गैस है वो नहीं निकल पाएगा। तो वो पहले निकलेगा धीरे धीरे करके। उस दरमियान ये TDC से BDC कुछ चला भी जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा और थोड़ा नीचे जाएगा। तो इसका